हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आइए बात करते कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 4 की ऊष्मा। ये ऊष्मा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बारे में आइए जानते हैं कि इसके बारे में ऊष्मा क्या है, ऊष्मा का क्या कार्य, ऊष्मा कैसे रूपांतरित होता है, ऊष्मा कैसे। आइए जानते हैं इसके बारे में, ऊष्मा और उसके साइंस के बारे में जानते हैं कि अध्याय 3 में आप पढ़ चुके हैं कि ऊनी वस्त्र जानतब रेशों से बनाए जाते हैं। आप यह भी जानते हैं कि सूती वस्त्र पादप रेशों से बनाए जाते हैं। तो हम शीतकालीन में ऊनी वस्त्र वस्त्र पहनते हैं जो हमें गर्म रखते हैं। जब मौसम गर्म होता है तब हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। यदि हमें ठंडक का अनुभव कराते हैं, आप यह जानने के लिए अवश्य ही इच्छुक होंगे कि किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र की क्यों उपयुक्त होते हैं। शीतकाल में आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं। यदि आप बाहर धूप में आ जाएं तो गर्मी का अनुभव करते हैं। ग्रीष्मकाल में तो आप हर घर के अंदर गर्मी का भी अनुभव करते हैं। हम यह कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडी है? हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म अथवा कितनी ठंडी है? इस अध्याय में हम इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे कि ठंड तथा गर्म तथा ठंडा। आप दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं, तो इनमें से कुछ गर्म कुछ ठंडी। चाय गर्म तथा बर्फ ठंडी होती है। सारणी 4.1 में समान उपयोगी वस्तुओं की सूची दी गई है। इस सूची में कुछ और नाम जोड़िए। इन वस्तुओं को गर्म या ठंडी के रूप में चिन्हित कीजिए कि हम देखते हैं कि कुछ वस्तु ठंडी कुछ गर्म है। आप यह भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती हैं। आइए देखते हैं जबकि कुछ वस्तुएं दूसरों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। हम कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म? प्रायः हम इसका पता वस्तुओं को स्पर्श करके लगाते हैं, परंतु क्या हमारी स्पर्श इंद्रिय विश्वसनीय है? आइए ज्ञात करें। सबसे पहले ये बॉक्स में आपको परामर्श दिया जाता है कि बहुत अधिक गर्म वस्तु को ना छुएं। ये 3 मार्गों में पानी का ताप का अनुभव कराना है। जैसे ए बी सी में दिया गया है कि इसमें 3 में किस तरह से ये क्रियाकलाप। दोस्तों आगे देखते हैं कि सारणी 4.1 में गर्म तथा ठंडी वस्तुएं। आइसक्रीम ठंडी होती हैं। चाय के प्याले में रखी चम्मच ये गुनगुने गर्म होते हैं। फलों का रस ठंडा होता है। तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हथी वो क्या होते हैं? गर्म होते हैं। आइए क्रियाकलाप देखते हैं। क्रियाकलाप 4.1 की 3 मगों में पानी का ताप का अनुभव करना है। जैसे ए बी और सी में दिया गया कि 3 बड़े मग अथवा कटोरी लीजिए, इन पर ए बी सी नामांकित कीजिए। चित्र 4.1 में मग ए में ठंडा पानी, मग बी में गर्म पानी और कुछ ठंडा और कुछ गर्म पानी मिलाकर सी में डालिए। अब अपने बाएं हाथ या वाम हाथ को गर्म ए में तथा दाहिने दक्षिण हाथ को मग बी में डालिए। दोनों हाथ को 2 या 3 मिनट तक मग में डुबो रहने दीजिए। अब दोनों हाथों को एक साथ मग सी में डुबाइए। चित्र 4.1 में दिखाया गया कि पहले कि बायां हाथ ए में, दायां हाथ बी में, फिर दोनों हाथ सी में दिखाएगा। पहला में गर्म है, पहला में ठंडा है, दूसरा में गर्म है और तीसरा में गर्म और ठंडा दोनों है। तो क्या दोनों हाथों को एक जैसा अनुभव होता है? तो सुनिश्चित कीजिए कि पानी इतना गर्म ना हो कि आपका हाथ जल जाए। बूझो क्या कहता है? जानते हैं कि बूझो कहता है मेरा बायां हाथ कहता है कि मग सी में पानी गर्म है तथा दाहिना हाथ उसी पानी को ठंडा बताता है, और मैं क्या निष्कर्ष निकालूं? जानते हैं इसके बारे में। बूझों की उलझन यह दर्शाती है कि यह निश्चित करने के लिए कोई वस्तु गर्म है या ठंडी हम अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते। यह हमें कभी भी धोखा दे सकती। तब हम यह कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है? किसी वस्तु की उष्णीयता, गर्मी की विश्वसनीयता माप उसके ताप की से की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली उपयुक्त युक्ति को तापमापी थर्मामीटर कहते हैं। दोस्तों थर्मामीटर से हम लोग ताप मापते, बॉडी के टेम्परेचर मापते हैं, जिसे थर्मामीटर कहते हैं। तापमापन 4.2 क्या आपने कोई तापमापी देखा है? याद कीजिए कि जब कभी आपको या आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ा हो तो टेम्परेचर ताप को तापमापी से मापा गया था। जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। किसी थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़िए तथा इसका ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने मित्र के साथ सम्मिलित हो जाइए। डॉक्टरी थर्मामीटर चित्र 4.2 में दर्शाए अनुसार देता है कि देखिए चित्र 4.2, ये देखिए दोस्तों डॉक्टरी थर्मामीटर चित्र 4.2 इसमें दिखाया गया है। एक फ़ारेनहाइट में दिया गया है, एक सेल्सियस में दिया गया है। किस तरह से कैसे डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। बल्ब में पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर नली में पारी की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। यदि पारी की यह भारी आपको दिखाई न दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा
घुमाइए जब तक कि आपको उसमें धारी दिखाई ना देने लगे। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक मापक्रम या स्केल भी दिखाई देगा। आपको किए जाने वाले यह पर मापक्रम सेल्सियस स्केल है, जिसे सी द्वारा दर्शाते हैं। बूझो दुविधा में है कि चित्र 4.2 में दर्शाए दो मापक्रमों में से वह किसे पढ़े। पहली ने उसे बताया कि भारत में हमने सेल्सियस स्केल को अपनाया और हमें इसी स्केल का उपयोग करना चाहिए। दूसरा मापक्रम फ़ारेनहाइट स्केल है, जिसका परिसर 94 से 108 डिग्री तक है। इससे पहले प्रयोग किया जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर हमें 35 से 42 तक 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के माप ही माप सकते हैं। और फ़ारेनहाइट में दोस्तों क्या होता है कि दोस्तों जब भी बुखार हम लोग मापते हैं ना, तो वो फ़ारेनहाइट में मापते हैं। जैसे किसी को बोला जाता है कि इसकी टेम्परेचर कितनी 98 है, 100 डिग्री बुखार है, कि वो फ़ारेनहाइट में दर्शाते हैं। हम लोग वो डॉक्टरी थर्मामीटर से फ़ारेनहाइट से मापते हैं। और डॉक्टरी थर्मामीटर से फ़ारेनहाइट में 94 से 180 डिग्री की से लिया जाता है, और सेल्सियस में कितने 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक लिया जाता है। आइए क्रियाकलाप 4.2 थर्मामीटर से ताप मापना। आइए यह सीखें कि थर्मामीटर को कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले इसके किन्हीं दो क्रमागत एक के बाद एक बड़े चिन्हों द्वारा निरूपित ताप के अंदर को नोट कीजिए। इन दोनों चिन्हों के बीच भागों की संख्या छोटे चिन्हों द्वारा दर्शाए गए नोट कीजिए। मान लीजिए दो बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है तथा इन चिन्हों के बीच 5 भाग हैं, तब एक छोटे भाग का मान 1/5 डिग्री सेल्सियस है, अर्थात 0.2 डिग्री सेल्सियस होगा। उपयोग करने से पहले थर्मामीटर को अच्छी प्रकार से धोइए, और धोने के लिए किसी प्रतिरोधी रोगाणुरोधक घोल का उपयोग करना सुरक्षित रहता है। अब इसे अपने हाथ में कसकर पकड़िए और कुछ झटके दीजिए, और इसके देने से पारे का तल नीचे आ जाएगा, और सुनिश्चित कीजिए कि यह 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखिए और 1 मिनट के पश्चात थर्मामीटर को बाहर निकालिए और उसका पाठ्यांक नोट कीजिए। यह आपके शरीर का तापमान है। ताप को सदैव इसके मात्रक सी के साथ व्यक्त करना चाहिए। आपने अपने शरीर का ताप कितना नोट किया, तो मानव शरीर का समान ताप 37 डिग्री या 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। ध्यान दीजिए कि ताप को इसके मापक के साथ व्यक्त किया गया है। तो पहली ने अपने शरीर का ताप मापा और वह चिन्हित हो गई, क्योंकि यह ठीक है 37 डिग्री सेल्सियस नहीं था। आइए पहली का विश्वास दिलाएं कि उसके साथ कोई समस्या नहीं है। क्रियाकलाप 4.3 डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से अपने कुछ मित्रों कम से कम 10 के शरीर का ताप मापिए और अपने परीक्षण को सारणी 4.2 में अंकित कीजिए। डॉक्टरी थर्मामीटर पढ़ने के लिए आवश्यक सावधानी। थर्मामीटर को उपयोग से पहले उपयोग के पश्चात धोना चाहिए। धोने के पश्चात किसी प्रतिरोध एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग अच्छा हो जाता है, और सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हो। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए, जैसे चित्र 4.3 में। आइए देखते हैं चित्र 4.3 में। देखिए दोस्तों, यहाँ डॉक्टरी थर्मामीटर को पढ़ने की सही विधि दिखाया गया 4.3 में। थर्मामीटर का सावधानीपूर्वक उपयोग कीजिए। किसी कठोर वस्तु से टकराने या टूट सकता है। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नीचे नहीं पकड़ना चाहिए। सारणी 4.2 कुछ विद्यार्थी के शरीर के ताप या नाम या ताप। क्या प्रत्येक विद्यार्थी के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है? यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का समान ताप 37 डिग्री हो। यह कुछ अधिक अथवा कुछ कम भी हो सकता है। वास्तव में जिसे हम समान ताप नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं, वह स्वस्थ व्यक्ति के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप है। बूझों के मस्तिष्क में एक नटखट विचार आया। वह डॉक्टरी थर्मामीटर से गर्म दूध का ताप मापना चाहता है, तो पहली ने उसको ऐसा करने से रोक दिया। चेतावनी: डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए मत कीजिए। थर्मामीटर को धूप तथा आग के पास रखने से बचाइए। ऐसा करने से यह टूट सकता है। हाँ दोस्तों, टूट जाएगा। डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिजाइन किया गया है। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 42 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होता। यही कारण है कि थर्मामीटर परिसर 35 डिग्री सेंटीग्रेड या 42 डिग्री सेंटीग्रेड है सेल्सियस। प्रयोगशाला ताप मापी। हम अन्य वस्तुओं के ताप कैसे मापते हैं, इसके लिए अन्य तापमापी काम में लाते हैं। ऐसा ही एक तापमापी प्रयोगशाला ताप मापी है। आपके अध्यापक इस तापमापी को आपको दिखाएंगे। इसे ध्यान से देखिए तथा इससे मापे जा सकने वाले अधिकतम तथा न्यूनतम ताप को नोट कीजिए। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्रायः 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चित्र 4.4, जैसे चित्र 4.4 में प्रयोगशाला तापमापी दिखाई गई है दोस्तों। 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ये दिखाया गया है प्रयोगशाला तापमापी। 4.4 में यहाँ प्रयोगशाला तापमापी दिखाया गया है। ये 4.0 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है दोस्तों।
जैसे आपने डॉक्टरी थर्मामीटर में किया था, ठीक उसी प्रकार तापमापी के भी किसी सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाला ताप का माप ज्ञात कीजिए। तापमापी द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक ठीक पढ़ने के लिए आपको ताप के इस मान की आवश्यकता होगी। विभिन्न परियोजनाओं के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी उपयोग किए जाते हैं। मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम तथा न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए अधिकतम शून्य तापमान का उपयोग किया जाता है। आइए अब देखेंगे कि इस तापमापी का उपयोग कैसे किया जाता है। क्रियाकलाप 4.4 चित्र 4.5 प्रयोगशाला तापमापी द्वारा जल का ताप मापना। किसी बीकर अथवा मग में जल नल का थोड़ा सा जल लीजिए। तापमापी को जल में इस प्रकार डुबाइए कि उसका बल्ब तो जल में डुबा रहे हैं, लेकिन वह बर्तन तली अथवा दीवार को स्पर्श न करें। तापमापी को जल में ऊर्ध्वाधर रखते हुए इसमें पारे के तल की गति को देखिए। 4.5 चित्र 4.5 में देखिए दोस्तों, प्रयोगशाला में तापमापी द्वारा जल का ताप मापना, ये चित्र 4.5 में दिखाया गया है। तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि नली में पारे का तल स्थिर न हो जाए। तापमापी का पाठ्यांक नोट कीजिए। यह इस समय जल का ताप है। कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा मापे गए जल के ताप की तुलना कीजिए। क्या इन मापों में कुछ भिन्नताएं हैं? संभव कारणों पर चर्चा कीजिए। प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यक्रम लेते समय बरतनी जाने वाली सभी सावधानियों के अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानी भी बरतनी चाहिए। तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं, चित्र 4.5। तथा तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप मापना है। बल्ब बर्तन की दीवारों से नहीं छूना चाहिए। बूझों को अब समझ में आ गया है कि उच्च तापों को मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए, लेकिन अब भी उलझन में है कि क्या प्रयोगशाला तापमापी द्वारा उसके शरीर का ताप मापा जा सकता है। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयत्न करें। क्रियाकलाप 4.5 किसी बीकर या मग में थोड़ा गर्म लीजिए और तापमापी के बल्ब को जल में डुबाइए। पारे के तल के स्थिर होने तक प्रतीक्षा कीजिए। जब पारे का तल स्थिर हो जाए तो ताप नोट कीजिए। अब तापमापी को जल से बाहर निकालिए। सब ध्यानपूर्वक देखें कि अब क्या होता है। क्या आप देखते हैं कि जैसे ही तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं तो पारे का तल गिरने लगता है? क्या अर्थ है कि किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब उसका बल्ब जल या उस वस्तु में रखा है जिसका ताप मापना है। स्मरण कीजिए कि अपने शरीर का ताप मापते समय आपको पाठ्यांक नोट करने के लिए थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालना पड़ता है। क्या तब प्रयोगशाला को अपने शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग कर सकते हैं? स्पष्ट है कि प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग इस प्रकार के लिए सुविधाजनक नहीं है। डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालने देने पर पारे का तल नीचे ऊपर क्यों नहीं जाता? डॉक्टरी थर्मामीटर का फिर से परीक्षण कीजिए। क्या आप बल्ब के पास कोई विभंग क्रिंक खेलते हैं? चित्र 4.6 में दिखाया गया है कि डॉक्टरी थर्मामीटर के विभंग होता है। दोस्तों यहाँ दिखाया गया डॉक्टरी थर्मामीटर विभंग होता है, यहाँ इसमें दिखाया गया है। विभंग क्या लाभ है? विभंग का क्या लाभ है? यह पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। कि विभंग क्या करता है दोस्तों? पारे के तल को अपने आप गिरने से रोकता है। बूझो यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि जब तापमापी का बल्ब किसी वस्तु के संपर्क में आता है तो पारे के तल में परिवर्तन क्यों होता है? तापमापी में पारे के प्रयोग में विभिन्न विषय में अनेक चिंताएं हैं। पारा एक विषाक्त पदार्थ है और यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन है। आजकल अंकीय तापमापी डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध है जिनमें पारे का उपयोग नहीं होता है। हाँ दोस्तों, जिसे डिजिटल थर्मामीटर में पारे का उपयोग नहीं होता है। आइए आगे जानते हैं कि 4.4 ऊष्मा का स्थानांतरण। दोस्तों ऊष्मा का स्थानांतरण, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं कि संभवतः आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह तप्त हो जाता है। इसका कारण है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है। जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो यह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। यह ठंडा क्यों हो जाता है? ऊष्मा बर्तन में प्रवेश की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थिति में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रभावित होती है। कि ऊष्मा क्या होता है दोस्तों? गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रभावित होती है। वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रभावित होती है। हाँ वस्तु तो ऊष्मा क्या करते हैं? गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रभावित। पहले जानना चाहते हैं कि ऊष्मा क्या है। क्या इसका अर्थ है कि यदि दो वस्तु का ताप समान हो तो ऊष्मा स्थानांतरित नहीं होगी? तो ऊष्मा किस प्रकार स्थानांतरित होती है? आइए इसकी खोज करें। क्रियाकलाप 4.6 एल्युमिनियम या लोहे जैसी किसी धातु को एक छड़ अथवा चपकी पट्टी लीजिए। छड़ पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपकाइए और यह टुकड़े लगभग समान दूरियों पर होने चाहिए, जिसे चित्र 4.7 में दिखाए गए हैं। दोस्तों ये किसी धातु के पट्टी में ऊष्मा का हस्तांतरण कर दिया गया है कि इसमें मोम चिपकाया गया है। दोस्तों इसमें एक दूरी पर मोम चिपकाया गया है ये, और यहाँ मोम से ये गर्म किया गया है कि छड़ के एक सिरे को एक प्रयोगशाला स्टैंड पर कसिए। यदि आपको स्टैंड न मिले तो आप छड़ के एक सिरे को ईंट के बीच में दबाकर रख सकते हैं। अब छड़ के दूसरे सिरे को गर्म कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए कि मोम के टुकड़े को क्या होता है। तो क्या ये टुकड़े गिरना आरंभ कर देते हैं? कौन सा टुकड़ा सबसे पहले
गिरता है, क्या आप सोचते हैं कि उष्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होता है? वह प्रक्रम जिसमें उष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाता है। ठोसों में उष्मा प्रायः चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। क्या सभी पदार्थों में उष्मा का चालन आसानी से हो जाता है? आपने अवश्य देखा होगा कि खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले धातु के बर्तन में प्लास्टिक या लकड़ी की हथी लगी होती है। क्या आप किसी तप्त बर्तन को हथी से पकड़कर बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं? क्रियाकलाप 4.7 किसी छोटे बर्तन या बीकर में गर्म पानी लीजिए। कुछ वस्तुएं जैसे स्टील की चम्मच, प्लास्टिक का स्केल, पेंसिल, विभाजनी डिवाइजर एकत्र कीजिए। इन सभी वस्तुओं के एक सिरे को गर्म पानी में डुबाइए। ये चित्र 4.8 है। कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात दूसरे सिरे को छूकर देखिए। तो अपने परीक्षणों में सारणी 4.3 में देखिए कि स्टील की चम्मच पदार्थ जिसकी वस्तुएं बनी है धातु, क्या दूसरा सिरा गर्म होता है या नहीं? हाँ। जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को आसानी से जाने देता है तो उष्मा का चालक कहलाता है। कि दोस्तों उष्मा का चालक वो है जिस पदार्थ से होकर उष्मा आसानी से अपनी ओर से जाने देता है। इसके उदाहरण जैसे एल्युमिनियम, आयरन, लोहा, कॉपर, तांबा, जो पदार्थ अपने होकर उष्मा को आसानी से से नहीं जाने देते हैं तो उसे उष्मा का कुचालक कहते हैं। जो पदार्थ उष्मा को अपनी ओर से आसानी से जाने देते उष्मा का चालक कहलाता है। जो पदार्थ अपनी ओर से उष्मा को आसानी से जाने नहीं देता है वो कुचालक कहलाता है। चित्र 4.8 में विभिन्न पदार्थों में उष्मा का चालन, जैसे प्लास्टिक तथा लकड़ी कुचालकों को उष्मारोधी भी कहते हैं। कि जैसे प्लास्टिक की लकड़ी क्या है दोस्तों, कुचालकों को उष्मारोधी भी कहते हैं। कि जल तथा वायु उष्मा के कुचालक हैं। तब इन पदार्थों में उष्मा हस्तांतरित कैसे होता है ये पता लगाते हैं। क्रियाकलाप 4.8 गोल पेंदे को फ्लास्क कीजिए। यदि फ्लास्क उपलब्ध ना हो तो बीकर लिया जा सकता है। इसे जल से 2/3 भरिए। इसको किसी तिपाई पर रखिए अथवा फ्लास्क को रखने का कोई एक ऐसा प्रबंधन कीजिए जिससे कि आप इसके नीचे एक मोमबत्ती रखकर इसे गर्म कर सके। फ्लास्क में जल के स्थिर होने की प्रतीक्षा कीजिए। एक स्ट्रो की सहायता से फ्लास्क के पेंदे पर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल धीरे से रखिए। अब क्रिस्टल के ठीक नीचे मोमबत्ती जलाकर जल को गर्म कीजिए। अपने परीक्षणों को नोटबुक में लिखिए तथा जो कुछ आप देख रहे हैं उसका चित्र भी बनाइए। चित्र 4.9 देखते हैं। चित्र 4.9 में देखिए दोस्तों, ये फ्लास्क लिया गया है। जल में उष्मा का संवहन, ये देखिए जल में उष्मा का कैसे संवहन होता है कि इसमें दिखाए गए हैं। कि आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। जल में उष्मा का संवहन, कि जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है। गर्म जल ऊपर उठता है। इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल उसका स्थान लेने के लिए आ जाता है। कि क्या करते हैं दोस्तों, कि सबसे पहले जो गर्म करते हैं तो सबसे पहले नीचे वाला पेंदे वाला जल गर्म होता है तो वो उस गर्म जल का स्थान ठंडे जल ले लेता है। तो फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है। तब आसपास के जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है। तो यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म ना हो जाए। उष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहते हैं। तो संवहन किसको कहते हैं दोस्तों, कि जैसे एक पेंदी लिया, एक पेंदी के नीचे गर्म किया, नीचे वाला पानी का नीचे वाला हिस्सा गर्म हो गया, फिर उस पानी का नीचे वाला हिस्सा को ठंडा पानी उसका स्थान ले लेता है। फिर वो भी ठंडा पानी गर्म होकर ऊपर उठता है। फिर ये प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रक्रिया को संवहन कहते हैं। वायु में ऊर्जा का हस्तांतरण किस प्रकार होता है? धुआं किस दिशा में जाता है? उष्मा स्रोत के पास की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इस प्रकार यह वायु भी गर्म हो जाती है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। क्रियाकलाप 4.9 द्वारा आप इस विचार की पुष्टि कर सकते हैं। कि क्रियाकलाप 4.9 एक मोमबत्ती जलाइए। अपने एक हाथ को ज्वाला के ऊपर तथा दूसरे हाथों को ज्वाला के पास में रखिए। जैसे चित्र 4.10 देखते हैं। चित्र 4.10 में कि वायु में उष्मा का हस्तांतरण संवहन द्वारा होता है। जैसे चित्र 1.10 में दिखाए गए हैं। कि आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। कि क्या आपके दोनों हाथ समान नरमी का अनुभव करते हैं? यदि नहीं तो कौन सा हाथ अधिक गर्म अनुभव करता है, ऐसा क्यों? सावधान, अपने हाथों को ज्वाला से सुरक्षित दूरी पर रखिए जिससे वे जले ना। ध्यान दीजिए ऊपर की ओर की वायु संवहन द्वारा गर्म होती है। कि ऊपर की वायु क्या होती है दोस्तों, संवहन द्वारा गर्म होती है। इसलिए ज्वाला से ऊपर का हाथ गर्मी का अनुभव करता है। तथापि पार्श्व की वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं हो पाती, इसलिए यह वायु लौ के ऊपर ही वायु जैसी गर्म नहीं लगती। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग यह मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं कि दिन के समय स्थल धरती या थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। कि क्या होता है दोस्तों, तो दिन के समय स्थल या धरती क्या होता है, जल की अपेक्षा तीव्र गर्म होता है। कि तीव्र गर्म होता है तथा स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। तो इसके स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। तो दोस्तों क्या होता है कि तटीय क्षेत्रों में आप एक मनोरंजक घटना अनुभव किए होंगे कि दिन के समय स्थल धरती या जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होती है और स्थल की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, स्थल की वायु। और इसके स्थान लेने के लिए क्या होते हैं, समुद्री
वायु स्थल की ओर आ जाती है और चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। कि इस चक्र को पूरा गर्म वायु क्या करते हैं दोस्तों, स्थल की गर्म वायु क्या होती है, समुद्र की ओर बह जाती है और समुद्र की ठंडी वायु क्या करते हैं, स्थल की ओर आ जाती है। जैसे दोस्तों कि समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्री समीर कहते हैं, समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्री समीर कहते हैं। समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों की भवनों की खिड़की की ओर समुद्र की ओर बनाई जाती है। कि दोस्तों कि जैसे समुद्र तट की ठंडी हवा का लाभ लेने के लिए क्या करते हैं लोग, जो तटीय स्थान पर जो बसे रहते हैं दोस्तों, समुद्र के तटीय स्थान पर वो समुद्र की ओर उसका नज़ारा और ठंडी हवा लेने के लिए खिड़की अपने समुद्र की तट की ओर बनाई जाती है। जैसे चित्र 4.11 में दिखाई गया कि चित्र 4.11 में दिखाई गया, चित्र 4.1 में देखिए दोस्तों, यहाँ ये समुद्री समीर क्या होते हैं कि जब भी समुद्री समीर क्या होते हैं कि जब भी स्थल गर्म होते हैं कि उसके ठंडी समुद्री हवा क्या होते हैं स्थल की ओर आ जाते हैं। तो थल समीर क्या होते हैं कि जब भी समुद्र गर्म होते हैं तो थल की ठंडी हवा समुद्र की ओर आ जाते हैं, उसे थल समीर कहते हैं। और समुद्र समीर होते हैं कि समुद्र समीर वे होते हैं जो समुद्र की ठंडी हवा गर्म स्थल हवा की ओर आ जाती हैं। तो ऐसे समझिए कि ठंडी समुद्री हवा स्थल की ओर आ जाती है, जिस स्थान पर वो स्थल गर्म रहते हैं और समुद्री हवा ठंडे रहते हैं। ठंडी समुद्री हवा स्थल की ओर आ जाती है तो उसे समुद्री समीर कहते हैं। जिसे ठंडी स्थल हवा समुद्र की ओर आ जाती है उसे थल समीर कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये ठंडा और गर्म ये चक्र चलते रहते हैं कि जब भी यहाँ स्थल गर्म होते हैं तो समुद्र की ठंडी हवा स्थल की ओर आ जाते हैं। तो जब भी ये क्या कहते हैं समुद्र गर्म होते हैं तो धरती की ठंडी हवा समुद्र की ओर आ जाते हैं। ये चलते रहते हैं दोस्तों। जो ठंडी हवा समुद्र की आती है तो समुद्री समीर कहते हैं। जो थल की हवा ठंडी हवा थल की हवा आती है समुद्र की ओर उसे थल समीर कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ खिड़की की लोग ठंडी हवा का मनोरंजन उठाने के लिए खिड़की अपने समुद्र की ओर बनाए जाते हैं, तटीय समुद्र की ओर बनाए जाते हैं। रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत होता है कि समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है। कि रात्रि में प्रक्रम ठीक क्या होता है, इस विपरीत समुद्र का जल होता है दोस्तों वो स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है। कि रात्रि के समय के स्थल की अपेक्षा धीमी गति ठंडा, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। कि रात में होता है कि दोस्तों देखिए यह दिखाया गया कि रात में किस तरह से ये रात में क्या करता है समुद्र गर्म हो जाती है दोस्तों, तो ये थल की ठंडी हवा ये समुद्र की ओर चलती है। तो दिन में क्या होता है कि थल गर्म होता है, देखिए सूर्य की किरणें थल और समुद्र की ठंडी हवा ये थल की ओर चलती है। रात में क्या होता है समुद्र गर्म हो जाती है और थल की ये हवा चलती रहती है। ये नज़ारा देखने को दिन में दोस्तों स्थल या धरती गर्म होते हैं, रात को समुद्र गर्म होते हैं। तो दिन में क्या होते हैं स्थल गर्म होते हैं, इसलिए समुद्र ठंडा होता है, समुद्री ठंडी हवा स्थल की ओर आते हैं। और रात में क्या होता है समुद्र गर्म होते हैं, समुद्र और क्या कहते हैं कि स्थल ठंडा होता है और स्थल की ठंडी हवा समुद्र की ओर आ जाती है। उसे थल समीर कहते हैं। जो समुद्री ठंडी हवा स्थल की ओर आती है समुद्री समीर कहते हैं। आइए आगे बात करते हैं। चित्र 4.11 इस परिघटना दर्शाया गया कि जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्माहट अनुभव करते हैं। सूर्य से हम तब उष्मा कैसे पहुँचती है, यह चालन अथवा संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि इन दोनों प्रयोगों में उष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम आवश्यक है। क्योंकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे वायु नहीं है, तब अतः सूर्य से हम तक उष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है जिसे विकिरण कहते हैं। हाँ दोस्तों, ये सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा जो पहुँचती है वो विकिरण विधि द्वारा पहुँचती है दोस्तों। तो बीच में तो माध्यम नहीं है, वायु तो है नहीं बीच में दोस्तों। वायु का भी एक लेयर है, जैसे पृथ्वी का हम लोग को वायु का लेयर है, उसके बाद ऊपर जाने के बाद वायु है ही नहीं। तो सूर्य की किरणें तो किस विधि द्वारा हमारी धरती पर पहुंचती है, तो विकिरण विधि द्वारा। इसको याद रखना दोस्तों। तो सूर्य की किरणें एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विकिरण विधि द्वारा है सूर्य के उष्मा का एहसास हमारी पृथ्वी पर होते हैं। विकिरण द्वारा उष्मा का स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती। विकिरण विधि में दोस्तों वायु जल की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम विद्यमान हो या ना हो, विकिरण द्वारा उष्मा का हस्तांतरण हो सकता है। कि विकिरण द्वारा क्या होता है दोस्तों उष्मा का हस्तांतरण होता है। जब हम किसी तापक या हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इसी प्रक्रम द्वारा उष्मा प्राप्त होती है। जब भी हम दोस्तों किसी तापक या हीटर के सामने बैठते हैं तो विकिरण द्वारा ही उष्मा प्राप्त होती है। ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ उष्मा को विकिरण द्वारा ही परिवेश को स्थानांतरित करता है। हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश को उष्मा देता है। कि हमारा शरीर ही क्या करता है विकिरण द्वारा परिवेश को उष्मा देता है तथा उसे उष्मा ग्रहण करता है। विकिरण द्वारा भी हमारा शरीर परिवेश को उष्मा देता है तथा उष्मा ग्रहण करता है विकिरण द्वारा ही। सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में उष्मा विकसित करते हैं। जब ये उष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो इनका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है तो कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग परागत हो सकता है। तो उष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है। धूप में बाहर जाते समय आपको छाते का उपयोग करने का परामर्श क्यों दिया जाता है?
धूप में आप जब भी निकलते हैं आपको बोलते हैं कि छाते से उपयोग करना चाहिए, आपको परामर्श दिया जाता है। जैसे 4.5 में देखते हैं सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने की वस्त्रों के प्रकार। आप जानते हैं गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्रों को वरीयता देते हैं तथा सर्दियों में हमें गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, ऐसा क्यों? आइए इसका पता लगाएं। क्रियाकलाप 4.10 टीन के एक दो डब्बे लीजिए, तो इनसे एक के बाहरी पृष्ठ को काला तथा दूसरे के बाहरी पृष्ठ को सफ़ेद श्वेत पेंट कीजिए, जिसे चित्र 4.12 में दिखा दे दोस्तों कि काले और सफ़ेद पृष्ठ के दो बर्तन, एक है काले एक है सफ़ेद। या 4. ये काले एक सफ़ेद लिया गया है। दोनों डब्बों में बराबर मात्रा में जल भरिए, उन्हें दोपहर के समय लगभग 1 घंटे के धूप में रख दीजिए। दोनों डब्बों में भरे जल के ताप मापिए। क्या आप दोनों के ताप में कुछ अंतर पाते हैं? किस डब्बे में जल अधिक गर्म है? केवल जल को छूकर भी आप दोनों ताप में अंतर अनुभव कर सकते हैं। जैसे क्रियाकलाप 4.11 क्रियाकलाप 4.10 में उपयोग किए गए दोनों डब्बों लीजिए, इन दोनों में समान मात्रा में समान ताप लगभग 60 डिग्री सेल्सियस का गर्म जल भरिए और दोनों डब्बों को किसी कमरे में अथवा छाया में रखिए। 10 या 15 मिनट के पश्चात प्रत्येक डब्बे के जल का ताप जांच कीजिए। क्या दोनों डब्बों में जल का ताप समान दर से कम हुआ? तो क्या इस क्रियाकलापों से आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों प्रतीत होता है? गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है और हल्के रंग के कपड़े उसमें विकिरण को अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदेह लगते हैं। आइए बॉक्स में क्या लिखा है जानते हैं कि हम अपने घरों को ठंडा या गर्म रखने के लिए कोयला या लकड़ी जैसे ईंधन अथवा विद्युत का उपयोग करते हैं। क्या ऐसा भवन बनाना संभव है जिन पर बाहर की गर्मी या सर्दी का कोई प्रभाव नहीं पड़े? भवन की बाहरी दीवार को यदि ऐसा बनाया जाए तो कि उसके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए तो ऐसा संभव किया जा सकता है। ऐसा करने की एक विधि है कि भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए, जो कि आजकल उपलब्ध है। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं, ऊन उष्मारोधी है। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में वायु फंसी रहती है। हाँ दोस्तों, कि सर्दियों मौसम में क्या कहते हैं ऊनी वस्त्र पहनते हैं कि वायु क्या कहते हैं उन की वस्त्रों में वायु फंसे रहते हैं। जो ऊनी वस्त्र की तो वायु क्या होता है दोस्तों? उष्मा का कुचालक होते हैं, उष्मा को आर पार नहीं जाने देते हैं। उन वायु होते हैं कि यह वायु हमारे शरीर की उष्मा को ठंड परिवेश की विकसित होने से रोकती है, अतः हमें उष्मा का अनुभव होता है। मान लीजिए सर्दियों में आपको एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक जुड़े 2 पतले कंबलों में से किसी एक का चुनाव करके उपयोग करने की छूट है, तो आप इनमें से कौन सी चुनेंगे? क्यों? याद रखिए 2 कंबल के बीच में वायु की एक परत विद्यमान है। दोस्तों आप इस शब्द को आपने पढ़ लिया है। सेल्सियस स्केल चालन चालक संबंध कुचालक अधिकतम न्यूनतम तापमान उष्मारोधी थल समीर समुद्र समीर विकिरण तापमान थर्मामीटर अंकीय तापमान प्रतिरोध। आपने क्या सीखा? किसी वस्तु की उष्मा की कोटि ज्ञात करने के लिए हम सदैव अपनी स्पर्श इंद्र पर विश्वास नहीं कर सकते। ताप किसी वस्तु की उष्णीयता की कोटि की माप है। तापमापी युक्ति है जिसे ताप मापा जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है और इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री से 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अन्य प्रयोजनों के लिए हम प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते हैं। इन तापमापियों का परिसर प्रायः -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दोस्तों जब भी हम होते हैं अपने शरीर का ताप मापने के लिए क्या करते हैं दोस्तों? थर्मामीटर परिसर का उपयोग करते हैं जो 35 डिग्री से 42 डिग्री होता है और अन्य प्रयोजनों के लिए हम प्रयोगशाला तापमापी उपयोग करते हैं। जैसे तापमापी परिसर उसका क्या होता है? प्रयोगशाला जो तापमान होता है -10 डिग्री से 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री है। उष्मा उच्च ताप के पिंड में निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होती है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में उष्मा 3 प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरित हो सकती है। ये चालन, संवहन और विकिरण। तो चालन हमने दोस्तों पढ़ लिया था, चालन विधि द्वारा कैसे उष्मा कि होता है कि जैसे हम लोग क्रियाकलाप देखा थे दोस्तों, जैसे कि एक मोमबत्ती लिया था कि एक लोहे का रड लिया था, उसमें मोमबत्ती चिपका दिया था तो उष्मा किस तरह स्थानांतरित हुआ था चालन। तो संवहन वो था, एक बीकर लिया था, फ्लास्क लिया था, उसमें पानी डाल दिया था, उसमें एक नीचे गर्म किया था तो उसमें सबसे नीचे वाला गर्म ऊपर वाला ठंडी जो पानी वो नीचे की ओर आ जाती है और गर्म पानी ऊपर आ जाती है। इस तरह प्रक्रम चलते रहता है। इस प्रक्रिया को संवहन कहते हैं। विकिरण क्या होता है दोस्तों? विकिरण जैसे सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर आते हैं तो पृथ्वी को गर्म एहसास होता है, गर्मी एहसास होता है, तो ये विकिरण विधि द्वारा होता है। जैसे हमारा शरीर का टेम्परेचर विकिरण द्वारा उष्मा को महसूस करते हैं या उष्मा का अनुभव करते हैं। कि ठोसों में प्रायः उष्मा चालन द्वारा स्थानांतरित होते हैं। द्रवों तथा गैसों में उष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होते हैं। कि दोस्तों क्या होता है कि ठोस में क्या होता है कि प्रायः उष्मा का चालन स्थानांतरित
चालन विधि द्वारा ही क्या दोस्तों ठोसों में पराया क्या होते हैं, उष्मा का चालन विधि द्वारा ही स्थानांतरित होते हैं। और द्रवों और गैसों में संवहन द्वारा स्थानांतरित होते हैं। द्रवों और गैसों में क्या होते हैं, संवहन द्वारा होता है। और विकिरण द्वारा उष्मा का स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों है। किसी ठोस में उष्मा का चालन द्वारा विधि द्वारा स्थानांतरित होता है। गैस तथा द्रव में क्या है, संवहन द्वारा विधि द्वारा उष्मा का स्थानांतरित होता है। और विकिरण उष्मा का स्थानांतरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जैसे सूर्य की किरण से पृथ्वी पर उष्मा का एहसास होता है और विकिरण द्वारा ही एहसास होता है। कि जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं उन्हें उष्मा का चालक कहते हैं। गाढ़े रंग की वस्तु हल्के रंग की वस्तु की अपेक्षा उष्मीय विकिरणों की अच्छी अवशोषित होती है कि गाढ़े रंग की वस्तु हल्के रंग की वस्तु की अपेक्षा उष्मीय विकिरणों की अच्छी अवशोषित होती है कि क्या होती है दोस्तों, जो कि गाढ़े रंग की वस्तु है ना उष्मा को अधिक अवशोषित, गाढ़े रंग की वस्तु हल्के रंग की वस्तु की अपेक्षा उष्मीय विकिरणों को अच्छी तरह अवशोषित करती है, कि उष्मीय विकिरणों को गाढ़े रंग की वस्तु अधिक अवशोषित करते हैं हल्के रंग की अपेक्षा। यही कारण है कि हम गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्रों में अधिक आराम या अनुभव करते हैं। सर्दियों में उन्हीं वस्त्रों का हमें गर्म रखते हैं। यही कारण है कि उन्हीं उष्मा रोधी हैं, उन्हीं क्या है दोस्तों उष्मा रोधी है, तथा इनके रेशों के बीच में वायु फांसी ट्रैप होते हैं, कि उसकी रेशों के बीच में वायु फांसी रहती है, जिसे क्या वायु क्या है उष्मा का कुचालक है। दोस्तों आप इसको अभ्यास करना, आप जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तो इस चैप्टर में कुछ नहीं सीख पाएंगे। आप एक बार दोबारा वीडियो को देखना और अच्छे से इसको अभ्यास करना। धीरे धीरे मैं स्लाइड कर रहा हूँ, आप जब अभ्यास इसको नहीं करेंगे तो कुछ नहीं सीख पाएंगे। ये क्रियाकलाप दिया गया, एक क्रियाकलाप दिया गया दोस्तों, आप इसको पढ़ लेना। थैंक यू दोस्तों। आइए देखते हैं क्रियाकलाप थोड़ा पढ़ते हैं दोस्तों कि इसमें बोला गया क्या है कि किसी डॉक्टर के पास निकट स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए, डॉक्टर को किसी रोगी तापमाप, इसने पढ़ लिया कि आगे देखते हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। किसी पशु चिकित्सक के पास जाइए, उसे पालतू पशुओं तथा पक्षियों के ताप मापने की जानकारी प्राप्त कीजिए। लोहे की किसी छड़ पर पतली पट्टी कसकर लपेटिए, छड़ को लगाकर घुमाते हुए जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर रखकर, ये हमने पढ़ लिया दोस्तों। जो इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। ये क्या आप जानते हैं सेल्सियस स्केल की अभिकल्पना स्वीडन के खगोलीय शास्त्री एंडर्स सेल्सियस ने 1742 में की। अनोखी बात यह कि उन्होंने जल का क्वथनांक उबलने का ताप 0 डिग्री तथा हिमांक जमने का ताप 100 डिग्री का निर्धारण किया था, तथा इस क्रम को बहुत शीघ्र ही उलट दिया। तो दोस्तों आप इसको याद रखना, एंडर्स सेल्सियस ने 1972 में की थी। ये उबलने का क्वथनांक 0 डिग्री और हिमांक जमने का 100 डिग्री निर्धारित किया था, और तथापि इस प्रक्रम को शीघ्र उलट दिया गया। थैंक यू दोस्तों, चैप्टर इतना ही। अगले देखेंगे अगले चैप्टर।